बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को कंप्लीट किया था और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी, जिनमें स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम था और नेटवर्क या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो आज के लेक्चर में हमने एक तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करना है और उसके बाद फिर हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट उनके नाम है और ज़रा थोड़ा सा उनकी एक्सप्लेनेशन है। तो वो कहता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है उसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। मोस्टली जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो वो प्रोवाइड करते हैं और GUI के साथ साथ वो कहता है कि इसमें टच स्क्रीन की सपोर्ट भी होती है, नेविगेशनल सिस्टम होते हैं, स्पीच रिकग्निशन का प्रोग्राम भी इसमें मौजूद होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी, ईमेल एंड वेब ब्राउज़र्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और जो पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज़ फ़ोन है, ब्लैकबेरी है और फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मोस्टली जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। इनके जस्ट आपने नाम याद रखने हैं और जो 2-3 पॉइंट्स हैं बस वो जो आप याद रख लें। बाकी जो एंड्रॉयड की फंक्शनैलिटी है या जो iOS की है वो काफ़ी हद तक आपको आइडिया है उसका। बुक पे इसकी डिटेल है, अगर आप फर्दर डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लें। स्लाइड्स में जो बस इनके नाम हैं और आपने नाम इनके याद रखने हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है और इनकी वर्किंग हमारे कंप्यूटर में जो मेंटेनेंस टाइप जो टास्क होते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स ने परफॉर्म करने होते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम टूल्स पे क्लिक करें, ये जो स्टार्ट का बटन है यहाँ पर क्लिक करें और फिर प्रोग्राम के बाद एक्सेसरीज और एक्सेसरीज को अगर आप थोड़ा सा जो एक्सपेंड करें तो उसमें सिस्टम टूल्स आएंगे। सिस्टम टूल्स के अंदर जैसे कि माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, सिस्टम रिस्टोर है, ये सारे के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की जो मेंटेनेंस टाइप वर्किंग है वो हमारे कंप्यूटर के लिए परफॉर्म करते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स की मदद से जो टास्क हमने कंप्यूटर में परफॉर्म करने होते हैं उनको परफॉर्म करने में आसानी हो जाती है। तो ये एक यूज़र को फैसिलिटेट करते हैं कि अगर आपने कोई वर्किंग करनी है तो इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स की मदद से अगर हम वो वर्किंग करें तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम है वो है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि फाइल मैनेजमेंट के हवाले से फंक्शनैलिटी, मुख्तलिफ तरह की फंक्शनैलिटी हमें देता है कि हम फाइलिंग को बआसानी इसमें मैनेज कर सकते हैं। अब वो फंक्शनैलिटी क्या वो देता है, वो कहता है डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स, वो हमें फाइलों की लिस्ट जो वो प्रोवाइड करता है और उन नंबर ऑफ फाइल्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमने उसको किस तरह से देखना है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको जैसे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है और इसमें ये जो
सैंपल पिक्चर्स हैं वो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और इसमें इसके डिफरेंट व्यूज़ भी होते हैं। आपने इसको थंबनेल व्यू में देखना है या आपने लिस्ट के अंदर देखना है या आपने स्मॉल आइकन देखने हैं या लार्ज आइकन देखने हैं। इसके अलावा और वो कहता है कि आप फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप मूव कर सकते हैं या आप अपनी फाइलों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर में या डेट वाइज या साइज वाइज आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या टाइप वाइज भी कि जो एक टाइप से रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी की सारी जो वो मर्ज हो जाए एक जगह पर, जो वो ग्रुप की फॉर्म के अंदर जो वो हमें नजर आ जाए कि पहले ये इस टाइप की फाइलें हों, फिर इस टाइप की फाइलें हों, फिर इस टाइप की फाइलें हों। शॉर्टकट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी वर्किंग फाइल मैनेजर हमें प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आप जब भी कोई फाइल जो वो अपने कंप्यूटर में कॉपी या पेस्ट करते हैं तो आप माई कंप्यूटर में चले जाते हैं और उसमें आपको वो आपकी जो डिस्क्स हैं उनका वो लॉजिकल जो ड्राइव्स बनी होती हैं उनका व्यू वो दिखाता है और आप उनमें उन ड्राइव्स में अपना डेटा कॉपी या पेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इमेज व्यूअर की फैसिलिटी आ जाती है। वो कहता है एन इमेज व्यूअर अलाउज यूजर्स टू डिस्प्ले, कॉपी एंड प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ अ ग्राफिक फाइल। कि विंडोज में आप अगर किसी पिक्चर फाइल पे डबल क्लिक करें तो इमेज व्यूअर विंडोज का अपना ओपन हो जाता है और उसमें आपको वो पिक्चर जो वो नजर आ जाती है। ये एक इमेज व्यूअर की स्क्रीनशॉट ये यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देखें वो कहता है कि अगर आप इन पिक्चर्स में फर्दर जो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो ये बटन्स हैं। आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट पिक्चर्स जो वो यहाँ पर आती चली जाएगी। इसी तरह से अगर आप बैक पे जाते हैं तो बैक पे जो वो पिक्चर जो वो आती चली जाएगी। ये अगर आप ओरिजिनल साइज में अगर आप पिक्चर को देखना चाहते हैं या जूम करना चाहते हैं या आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं राइट पे या लेफ्ट पे या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस फाइल को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये इमेज व्यूअर है, आप आसानी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल है मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में वो कहते हैं जो मीडिया प्लेयर है वो हमें इमेजेस, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियोस को वॉच करने की जो वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो मीडिया प्लेयर में आप सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवीज आप देख सकते हैं, इवन वो कहता है कि आप इमेजेस और एनिमेशन को भी जो है इसमें व्यू कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स अवेलेबल हैं। विंडोज का अपना मीडिया प्लेयर है जिसको विंडोज मीडिया प्लेयर का नाम दिया जाता है। इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर है, KMP प्लेयर है और बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स हैं जो कि हम वीडियोस को प्ले करने के लिए या म्यूजिक, ऑडियो या वीडियो को देखने या सुनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सर्च यूटिलिटी आ जाती है। सर्च यूटिलिटी में वो कहता है कि जो सर्च यूटिलिटी है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि हम अपनी फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी फाइल को सेव करते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जहां पर हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। उसमें माई डॉक्यूमेंट्स हैं और माई पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, डाउनलोड्स हैं, या इसके अलावा जैसे हमारी बाकी ड्राइव्स होती हैं, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर हम अपना डेटा और फाइल्स जो वो रखते हैं। तो अगर आपने कोई फाइल जो वो ऐसी बनाई और आपने उसको कहीं ऐसी जगह पर स्टोर कर दिया और 2-4 महीने के बाद जब आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं
तो अगर आप भूल जाते हैं कि आपने वो फाइल किस लोकेशन पे जाके सेव की थी, जब डाटा बहुत ज़्यादा हो तो जो डाटा है उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये जो सर्च यूटिलिटी है ये हमारी हेल्प करती है कि हम इसमें अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं और उस नाम की फाइल जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर की जिस लोकेशन पर मौजूद होती है वो तमाम फाइल्स की लिस्ट हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। लाइक जैसे इसने यहाँ पर फ्लावर लिखा है, फ्लावर भी पूरा नहीं उसने लिखा, तो ये यहाँ पर ये देखें उसने फ्लावर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी वो सारी यहाँ पर शो करवा दी। तो जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो फाइल्स भी जो हमें शो ऑफ करवाती जाती हैं। इसलिए सर्च यूटिलिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। आमतौर पर जो हम जब फाइल्स को भूल जाते हैं कि किस नाम से फाइल हमने स्टोर की थी, तो मिलता जुलता नाम जो है वो हम इसलिए रखते हैं, वर्किंग के लिहाज से इसलिए नाम रखा जाता है कि अगर हम भूल जाते हैं तो हम सर्च यूटिलिटी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है और ये है ड्राइव इमेजिंग। ड्राइव इमेजिंग यूटिलिटी इज यूज्ड टू क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द एंटायर हार्ड डिस्क, कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क का एक इमेज क्रिएट कर दिया जाता है। इसको मिरर इमेज का नाम भी दिया जाता है और वो कहता है मिरर इमेज इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन एंड ऑल अदर फाइल्स एंड डाटा। ये जो जब हम किसी भी हार्ड डिस्क पे नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल करते हुए काफ़ी टाइम लगता है। तो आजकल हमारे पास हार्ड डिस्क का मिरर यानी उसका जो इमेज फाइल है, विंडोज़ की एक इमेज फाइल जो वो सीडी में आती है, वो हार्डली 10 to 12 मिनट्स के अंदर अंदर वो कॉपी हो जाती है और उसके अंदर सारी सारी विंडो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। तो एक्चुअली उन्होंने यही किया हुआ होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर विंडो को इंस्टॉल किया, ज़रूरी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया और उस डिस्क का पूरा इमेज जो है वो कॉपी कर लिया, ये ड्राइव इमेजिंग यूटिलिटी की मदद से। और जब वो कॉपी कर लिया तो फिर कॉपी करने के बाद उसको डिस्क पे जो वो राइट डाउन कर दिया गया, वो डिस्क हम लाते हैं और हम एज इट इज़ जो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी ड्राइव पे। तो वो सारे का सारा इमेज जो हो यहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो हो इंस्टॉल हो जाती है। विंडोज़ भी और जितने हमारे ज़रूरी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी जो हो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसलिए जो ड्राइव इमेजिंग है ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। फिर उसके बाद डिस्क बर्निंग की यूटिलिटी आ जाती है। डिस्क बर्निंग में वो कहता है कि जो डिस्क बर्निंग यूटिलिटी है ये टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को सीडी पे या डीवीडी पे राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको मैंने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ाई थी जिनमें सीडी को भी हमने पढ़ा था और डीवीडी को भी हमने पढ़ा था। तो बेसिकली जो डिस्क बर्निंग यूटिलिटी है उसकी मदद से हम अपना डेटा सीडीज पे या डीवीडीज पे राइट करते हैं। सो वो कहते हैं कि अगर आप अपने डेटा का बैकअप रखना चाहते हैं तो बैकअप के तौर पर भी आप सीडीज पर अपना डेटा जो हो बैकअप के तौर पर भी जो हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर का बताया गया है। नीरो बर्निंग रोम ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्क बर्निंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। विंडोज़ के अंदर भी जो ये सॉफ्टवेयर जो मौजूद है कि अगर आप कोई भी डेटा ब्लैंक सीडी पे या ब्लैंक डीवीडी पे राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप जब ब्लैंक डीवीडी इंसर्ट करते हैं तो जो फाइल मैनेजर है उसमें ये जो विज़ार्ड है डिस्क पे डेटा राइट करने का ये ऑन हो जाता है। आप ब्लैंक डिस्क पे डबल क्लिक करें और फिर एक न्यू विंडो ओपन होगी और उसमें राइट द फाइल्स ऑन द सीडी का ऑप्शन जो ऑन हो जाएगा। आप पहले कॉपी पेस्ट करेंगे अपना डेटा और फिर उसके बाद बर्न कर लेंगे। सो वो कहता है कि डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर राइट्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स,
audio and video files on a recordable or rewritable optical disk. फिर उसके बाद फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी आ जाती है। फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी वो कहता है कि इस यूटिलिटी की मदद से हम एक फाइल को दूसरी फाइल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो कहता है फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई वर्ड की फाइल है या जैसे पावर पॉइंट की फाइल है, तो मैं उस फाइल को पीडीएफ के अंदर जो कन्वर्ट करके आपको सेंड कर देता हूँ। तो जो पीडीएफ रीडर है वो चूँकि एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट में होता है, सो कहते इस तरह से मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं जिनको हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उस कन्वर्जन यूटिलिटी को फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी का नाम दिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन द सिस्टम इज अपग्रेडेड और चेंज्ड। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर वर्ड नहीं है, तो वर्ड की फाइल को आप पीडीएफ के अंदर जो वो कन्वर्ट कर लें और पीडीएफ राइटर जो वो या रीडर जो वो बड़ी आसानी से जो वो हमें मोबाइल के अंदर मिल जाता है। अगर ना भी हो तो जो पीडीएफ है वो ब्राउज़र के अंदर भी जो ओपन हो जाती है। या और बहुत सारी ऐसी फॉर्मेट्स जैसे मीडिया फाइल्स हैं हमारी, तो बहुत सारी ऐसी मीडिया फाइल्स होती हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा होती हैं। सो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो कि स्मॉल फॉर्मेट होता है। सो ये जितने भी कन्वर्जन टूल्स हैं ये ऑनलाइन जो नेट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपने अगर एक फॉर्मेट को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो आप गूगल क्रोम पे जाके गूगल सर्च इंजन पे आप सर्च कर लें कि वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्जन ऑनलाइन कन्वर्टर वर्ड टू पीडीएफ या कोई भी आप जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही जो उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आपसे वो फाइल मांगेंगे, आप फाइल उसको देंगे और फाइल को कन्वर्ट करने के बाद कहेंगे कि ये आप इसको डाउनलोड कर लें। इवन ऐसा भी है कि आप किसी जेपीजी फाइल को भी जिसके अंदर टेक्स्ट है, आप उसके अंदर देखिए आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने उसके अंदर एडिट करना है तो आप उस जेपीजी को वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उसको टाइप करें। तो ऑनलाइन जो इस तरह के बहुत से जो वो वेबसाइट्स पे जो वो कन्वर्जन यूटिलिटीज अवेलेबल हैं। आप किसी भी जेपीजी फाइल को जो आपने पिक्चर ली है उसको अगर वर्ड के अंदर जो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कन्वर्टर जेपीजी टू वर्ड लिखें, वो आपको ऑन कर देगा कन्वर्टर। आपने उसको फाइल बतानी है ये जेपीजी फाइल है और उसको कन्वर्ट का बटन प्रेस करना है और उसने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेना और आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर लें या आप उसको डाउनलोड कर लें। तो इस तरह से जो कन्वर्जन यूटिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। इससे हमारा टाइम भी जो वो सेव हो जाता है और वर्किंग भी जो जल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर फाइल कंप्रेसर आ जाता है। फाइल कंप्रेसर बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी फाइल का साइज जो वो रिड्यूस कर सकते हैं। फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, सो हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करके एक तो फ़ायदा ये होता है कि हम उसको जल्दी ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर हमने वो फाइल किसी को भेजनी है, या अपने पास उसको कंप्रेस करके रख लेते हैं। सो कंप्रेस जब उसको कर लेते हैं तो फिर उसमें वायरस के इफेक्ट होने का चांस बहुत कम होता है। और तीसरा ये कि वो हमारी हार्ड डिस्क पे स्पेस भी कम लेती है। सो वो कहते हैं कि जो फाइल कंप्रेसर यूटिलिटी है वो आमतौर पर जो फाइल का साइज़ है उसको श्रिंक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और वो कहता है कि जो स्मॉलर साइज़ की फ़ाइल है उसको आसानी के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आपने वो वाया इंटरनेट जो वो किसी को भेजनी है, ईमेल भेजनी है, या आपने वैसे एक स्टोरेज मीडियम से दूसरे पे आपने उसको ट्रांसफ़र करना है, तो अगर वो साइज़ में छोटी होगी तो वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर साइज़ में बड़ी होगी तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा ट्रांसफ़र होने में। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर विनजिप का लिखा हुआ है। विनजिप भी है यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके अलावा विनरार है,
बैंड जिप है, 7 जिप है, बहुत सारे कंप्रेशन टूल्स हैं जिनको डेटा कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर हमारे पास 15-20 फाइल्स हैं तो मैं उन फाइल्स को कंप्रेस करता हूँ, तो कंप्रेशन टूल उन सारों को कंप्रेस करके एक छोटी सी फाइल जो बना देगा और उस एक छोटी सी फाइल को मैनेज करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन जब आपने उसको इस्तेमाल करना है तो आपको उसे पहले डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। आप उसको जो डिकम्प्रेस करेंगे या अनकम्प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद फिर आप उसको उन फाइल्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी में वो कहता है कि चूंकि ये फाइल का जो साइज है वो श्रिंक करते हैं, सो वो कहता है कि कंप्रेसिंग फाइल्स फ्रीज अप रूम ऑन द स्टोरेज मीडिया, के जो स्टोरेज मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा जो जगह है वो फ्री जो वो कर देते हैं। और दो तरह का जो वो कंप्रेशन परफॉर्म किया जाता है, एक वो कहता है लूजी कंप्रेशन है, एक लूजलेस कंप्रेशन है। बहरहाल ये कंप्रेशन की दो टाइप्स हैं। वो कहते हैं कंप्रेस्ड फाइल्स समटाइम्स कॉल्ड जिप फाइल्स कैन बी अनकम्प्रेस्ड। तो जब आप उसको जिप कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं, तो कंप्रेस करने के बाद आप उसको अनकम्प्रेस करते हैं और अनकम्प्रेस करने के बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है डायग्नोस्टिक यूटिलिटी। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी वो कहता है इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि विंडोज़ के अंदर जो हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है। कहते हैं दीज यूटिलिटीज डू नॉट रिपेयर दीज प्रॉब्लम्स, ये रिपेयर नहीं करती लेकिन ये उसको डायग्नोस जो वो करती हैं। लेकिन ये डायग्नोस भी जो वो ऐसे समझ लें कि शायद 10 to 15% जो वो प्रॉब्लम्स डायग्नोस होती हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायग्नोस नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर ये विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस की एक पिक्चर जो वो यहाँ पर लगी है, तो वो कहता है कि आप अगर किसी जो प्रॉब्लम को कहता है रीस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम रिकमेंडेड, जी उसने रिकमेंड किया है कि आप इसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। या वो कहता है चेक द प्रॉब्लम द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट माई कंप्यूटर, की जब हम कंप्यूटर को नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम को जो वो चेक किया जाए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े सजेशंस जो वो दे दिए जाते हैं इन केस ऑफ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो है पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी। is used to identify and fix the operating system problems. It detect and repair the disk problems and include the capability to improve the performance of the computer. तो वो कहते हैं कि जो डिस्क से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और उसको रिपेयर करना पर्सनल कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी की जो वर्किंग है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नॉर्टन सिस्टम वर्क का जो नाम लिखा गया जो कि पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी है और जो डिस्क से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करता है। बेसिकली डिस्क से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप डिस्क में देखें हमारे पास सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स में हमारा डेटा ट्रैक्स के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है। तो वो जो ट्रैक्स होते हैं या जो सेक्टर्स के अंदर जो हमारी डिस्क को उसने डिवाइड किया हुआ होता है, समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा सेक्टर जो कि डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो वहाँ पर जो हमारा डेटा स्टोर नहीं हो सकता फिर, या जो स्टोर अगर हो तो वो फिर वहाँ से डेटा रीड नहीं प्रॉपरली किया जा सकता क्योंकि वो सेक्टर डैमेज हो गया है। तो ऐसी जो सेक्टर्स होते हैं इनको बैड सेक्टर्स का नाम दिया जाता है। सो जो बैड सेक्टर्स होते हैं इनको रीजनरेट करने के लिए हमारे पास ये टूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हार्ड डिस्क से जो बैड सेक्टर्स होते हैं
उन बैड सेक्टर्स पर जो डाटा है उसको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या हार्ड डिस्क पे अगर हमारा डाटा लॉस हो गया है, आपने डाटा डिलीट कर दिया है, उस डेटा को जो वो रिकवर करना चाहते हैं उसके भी कई जो बेशुमार टूल्स होते हैं। एक्सीडेंटली बहुत सा डेटा जो हमारे से डिलीट हो जाता है, तो उस डेटा को रिकवर करना हो तो रिकवरी के लिए जो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो जो नॉर्टन यूटिलिटी है ये डिस्क से रिलेटेड जो वर्किंग है उसको परफॉर्म करता है और डिस्क पे जो बैड सेक्टर्स हैं या उन बैड सेक्टर्स का जो डेटा है उसको रिकवर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने आपको जो नाम बताए हैं उनके। हार्ड डिस्क रीजनरेटर टूल है, इसी तरह से गेट डेटा बैक का टूल है जो कि हार्ड डिस्क पे जो मौजूद डेटा है उस डेटा को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।